नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुल 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के द्वारा शासन किया गया। इसको पांचों वंश को याद रखने के लिए हम लोग एक अलग से एक वाक्य को देखते हैं, गुल खा तू सा ला। इससे आपके पांचों वंश आपको ध्यान में रहेगा। इसी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को डिफाइन करते हैं कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत है क्या। तो हम लोग देखते हैं 13वीं सदी से 16वीं सदी तक दिल्ली को मुख्य केंद्र मानते हुए तुर्क राजाओं ने जो शासन किया उसी को दिल्ली सल्तनत की संज्ञा दी गई। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 3 अलग अलग वंशों के राजा हुए, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश के, इल्तुतमिश ने शमसी वंश तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना किया। इसके अंतर्गत 1206 से 1290 के बीच जिस वंशों ने शासन किया उसको गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें संक्षेप में आदि तुर्क भी कहा, लेकिन हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम मामलुक शासक ही सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त, माता पिता से उत्पन्न संतान। उसी को हम लोग मामलुक वंश कहते हैं, मामलुक कहते हैं। तो यही ज्यादा प्रस्तावित नाम हुआ और इसी को जो है ज्यादा सर्वाधिक मान्यता दी गई। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े। अब यहां के बाद हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश का कालखंड 1206 से 1290 ईस्वी के कालखंड को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक का कालखंड 1206 से 1210 ईस्वी के कालखंड को माना गया। अब देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल होते हुए शासन सत्ता को संभाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। वह तुर्किस्तान का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को नैसापुर या निसापुर के बाजार में लाया गया और उस बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा खरीद लिया गया और काजी के द्वारा इन्हें उचित शिक्षा दिया गया। घुड़सवारी की शिक्षा दी गई, धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई और इस प्रकार यह शिक्षित होकर के कुरान को पढ़ना प्रारंभ किया। इसीलिए इसे एक उपाधि दिया गया, कुरान खां कहा गया। कुरान खां का अर्थ होता है कुरान का पाई करने वाला, अक्षर अक्षर करने वाला। इससे यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर या नैसापुर से ले जाकर के गजनी में बेच दिया गया और वहीं गजनी में इसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। जब यह मोहम्मद गौरी की सेवा में गया तो इसके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया और मोहम्मद गौरी ने इसे अपने अश्वशाला का अधिकारी बनाया, मतलब अमीर ए आखुर के पद पर इसे स्थापित किया। मोहम्मद गौरी के गुलामों में योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए आमंत्रित किया और तब वहां के जनता के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पहुंचा और जहां पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को किया गया।
और लाहौर में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को ही अपनी राजधानी घोषित किया। और हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जितने भी विजित प्रदेश थे, मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता हुआ प्रदेश था, उस पर वह ऐबक को उन प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया था। और इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक इंद्रप्रस्थ को, दिल्ली के निकट पड़ता है, इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। और आरंभ में ऐबक की स्थिति जो थी वो मलिक और सिपह सालार की स्थिति थी। और इसी हैसियत से कुतुबुद्दीन ऐबक शासन के कार्यों को करने लगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि यह 1208 ईस्वी तक सिपह और मलिक और सिपह सलार की हैसियत से ही शासन किया। उसके बाद 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर के इन्हें दास्ता से मुक्त किया और सुल्तान की उपाधि इन्हें प्रदान की। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे इन्हें दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ हुआ लाखों का दान देने वाला। हाथियों का दान देने के कारण इन्हें पील बख्श कहा जाता है। ऐबक को द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त करने के बाद भी कुतुबुद्दीन अपने आप को मलिक एवं सिपह सालार के हैसियत से ही शासन के कार्यों को करता रहा, अर्थात यह अपने आप को सुल्तान का दर्जा नहीं दिया। इसका कारण यह था कि वह अपने नाम का ना तो सिक्का जारी करवाया, ना ही अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। अर्थात जो सुल्तान होते थे वो अपने नाम का सिक्का जारी करते थे, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया करते थे। जब प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, उस समय इसके प्रारंभिक प्रतिद्वंदिता बहुत अधिक थी। अर्थात मोहम्मद गौरी के बहुत सारे दास थे। इन दासों में से प्रमुख दास एलदौज, कुबाचा, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी माने गए। अब इससे निपटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने एलदौज की पुत्री से स्वयं शादी किया और अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ किया, जिसके साथ इसकी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने का काम किया। अब ऐबक के दरबार के बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार में भी प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे, जिसमें से हसन निजामी और फरुख मुद्दीर जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से हिंदू लोग नाराज हुआ करते थे, नाराज रहते थे। इसका कारण यह था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया, धर्मंध युद्ध लड़ा और धर्मंधता के कारण हिंदुओं के घृणा का पात्र बना। अर्थात हिंदुओं को यह जो है धर्म युद्ध में भाग लिया और हिंदुओं के धर्म को समाप्त करने का इसने प्रयास किया, जिसके कारण हिंदू लोग इससे नफरत करने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ स्थापत्य के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने विष्णु मंदिर को तोड़कर दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि भारत की प्रथम मस्जिद थी। और ऐबक के द्वारा बनाया गया कुबत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद था। इसके बाद इसने अजमेर में जैन मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इस प्रकार इसने स्थापत्य कला को भी बहुत आगे तक ले गया और यह ज्यादा दिन तक शासन के कार्यों को नहीं कर सका।
और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय हो गया, घोड़े से गिरकर। चौगान जो है उसी को इंग्लिश में जो है पोलो खेल के रूप में हम लोग देखते जानते हैं। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा लाहौर में बनाया गया। इसके बाद, इसके मृत्यु के बाद आराम शाह को शासन सत्ता दिया गया। आराम शाह शासक बना 1210 ईस्वी में, लेकिन यह ज्यादा दिन तक शासन के कार्यों को नहीं कर सका। मात्र 8 महीना तक यह शासन के कार्यों को किया। ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं मिलकर के हल कर लिया और कुछ तुर्की सरदारों ने इसके अयोग्य पुत्र, कुतुबुद्दीन के अयोग्य पुत्र आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह अत्यंत ही अयोग्य सुल्तान था, आराम तलबी सुल्तान हुआ, जिसके कारण वहां पे लाहौर में अव्यवस्था फैलने लगी और इस अव्यवस्था के कारण बस दिल्ली के फिर कुछ तुर्क सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को आमंत्रण किया, शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके कारण इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था और शासन सत्ता के लिए आमंत्रण को स्वीकार करके इल्तुतमिश ने लाहौर के पास मरगज नामक स्थान पर आराम शाह को पराजित किया और दिल्ली की शासन सत्ता अपने हाथों में ले लिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब अगले क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपके कुछ प्रश्न थे, उसके उत्तर दिए जाते हैं और कुछ नए प्रश्न आपको दिए जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आपका पहला प्रश्न था, मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत में समकालीन शक्तियों में सबसे महान कौन था? तो राय पिथौरा। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेना नायक ने बंगाल और बिहार जीता? तो बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के दरबार में कौन विद्वान रहता था? तो फखरुद्दीन राजो। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जिस समय गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। सातवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया और कब किया? तो भीम द्वितीय अर्थात मूलराज 1178 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, वह शासक मोहम्मद गौरी था। नौवां प्रश्न, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने जिसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। 11वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध और कब पराजित किया? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया। 12वां प्रश्न है, तराइन की प्रथम लड़ाई कब और किसके साथ हुआ? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने पूर्वी भारत को जीता और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। 14वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो खोखरों के विरुद्ध हुआ था। 15वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो 1206 ईस्वी में झेलम के नजदीक दमदम नामक स्थान पे हुआ था। और आज का आपका नया प्रश्न है। पहला प्रश्न, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी?
दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तीसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? चौथा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते हुए हुआ था? पांचवा प्रश्न है, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छठा प्रश्न है, 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि कौन सा प्रदान किया था? सातवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को द्वितीय हातिम ताई कहा जाता था? आठवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में किस बाजार में लाया गया था? नौवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निसापुर या नैसापुर के बाजार से कौन खरीदा था? 10वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर के पद पर कौन नियुक्त किया था? 11वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? 12वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन भर अपने को क्या मानकर शासन किया? 13वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? 14वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कौन सा मस्जिद इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद था? 15वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जैन मंदिर को तोड़कर कौन सा मस्जिद का निर्माण किया था? तो इस प्रकार ये आपका आज का प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसे शेयर भी करते रहें। नमस्कार।